नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, जो कि यूपी रेडियो ऑपरेटर के साइंस पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज हम चाइल्ड का नियम, अल्फा बीटा जैसे धारा लाभ को पढ़ेंगे। इसके अलावा रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और अदर वेरियस थिंग्स के बारे में हम जानेंगे और इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी सेमीकंडक्टर में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर आपसे बात की जा रही है सेमीकंडक्टर अर्धचालक की। इसके अलावा संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की बात की जा रही है। देखिए, आपसे सेमीकंडक्टर में तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम देखेंगे कंडक्टर को। यह है कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर होता है इंसुलेटर, ओके, इंसुलेटर। और इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब देखिए, इंसुलेटर वो होता है जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा होती है, और कंडक्टर वो होता है जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कोष में 4 के बराबर होती है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं, +3 +2 या +1 संयोजकता दर्शाते हैं। दूसरा इंसुलेटर, जो कि ऋणावेशित हो जाते हैं दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कर। इसके अलावा बीच में आता है सेमीकंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन लेना दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता, ठीक है। तो परिवर्ती संयोजकता का गुण किसमें होता है? सेमीकंडक्टर में। ये हमें याद रखना है, ओके। अब आपसे पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर के बाहरी कोष में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन 4, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सुचालक पदार्थ में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? सुचालक पदार्थ में आपसे पूछा गया है। सुचालक पदार्थ मतलब कंडक्टर, कंडक्टर ही होते हैं सुचालक पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर कौन हो गया? पिछले लेक्चर में हमने बात की है कितनी होती, 1 से 3 मतलब 4 से कम। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में 4 से कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातुईय सतह से बाहर निकालने की जरूरत होती है, क्या कहलाती है? देखिए, आपसे बोला गया है, मान लीजिए ये कोई तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है। इसमें 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश, 4 कोश, इस तरह से कोश हैं, और इन कोशों में इलेक्ट्रॉन निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बाहरी कोश में हम मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इतना हमने मान लिया। अब वो ये बोल रहा है कि जो बाहरी कोश होता है, बाहरी कोश से इन 2 इलेक्ट्रॉनों को या 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा को कहते क्या है? न्यूनतम खिंचाव ऊर्जा कहते हैं, प्रकाश विद्युतीय फलन बोलते हैं, कार्य फलन बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बोलते हैं। तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा उन्हें दी जाती है, उसे हम बोलते हैं कार्य फलन, मतलब वर्क फंक्शन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड का नियम। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इसे थ्योरी पार्ट बनाकर भी पूछा जा सकता है, या इस तरह से फॉर्मूले के आधार पर भी आपसे पूछा जा सकता है। चाइल्ड लॉ, तो चाइल्ड लॉ के बारे में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये डायोड से जुड़ा हुआ नियम है, ठीक है। याद रखने में आसानी होगी। डायोड से जुड़ा हुआ नियम है। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है कि इसे एक तो बोलते हैं 3/2 घात का नियम, मतलब 3/2 घात का नियम बोलते हैं इसे। कभी चाइल्ड लॉ लिखकर नहीं आए तब भी इसका, और दूसरा बोलते हैं इसको चाइल्ड लैंग मयूर, लैंग मयूर का त्रिद्विघातीय नियम, ठीक है ना। ये दो नाम होते हैं इसके। अब देखिए, इन्होंने कहा था कि चाइल्ड लैंग मयूर ने कहा था कि एक कोई डायोड है जो कि अंतराकाशीय नियंत्रित क्षेत्र में रखा हुआ है। अंतराकाशीय नियंत्रित क्षेत्र का मतलब है एक समतलीय निर्वात ट्यूब, ठीक है ना। अंतरा, तो ये कंडीशन है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किन कंडीशन में। तो सबसे पहली कंडीशन है कि एक नियंत्रित अंतराकाशीय क्षेत्र या निर्वात क्षेत्र, अंतराकाशीय क्षेत्र या समतलीय निर्वात, समतलीय निर्वात कैथोड डायोड, ठीक है। समतलीय निर्वात कैथोड या समतलीय निर्वात ट्यूब डायोड, ठीक है। इस तरह से कैथोड नहीं होता है, समतलीय निर्वात ट्यूब डायोड, इनकी बात की जा रही है। इन्होंने कहा था कि अगर कोई डायोड है और एक अंतराकाशीय नियंत्रित क्षेत्र में रखा हुआ है, तो डायोड की जो प्लेट धारा होती है, इसे हम बोलते हैं प्लेट धारा। क्या बोलते हैं? प्लेट धारा। प्लेट धारा समानुपाती होगी, किसके समानुपाती होगी? प्लेट और कैथोड के मध्य वोल्टेज के, मतलब एक प्लेट और कैथोड के मध्य वोल्टेज
की घात 3/2 के समानुपाती होगी। ये था। ये क्या है? ये है प्लेट और कैथोड के मध्य वोल्टेज। ठीक है ना? प्लेट और कैथोड के मध्य वोल्टेज की घात 3/2 के समानुपाती होती है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। ये किसमें है? ऑप्शन डी। अब यहाँ पर ए क्या है? ए होता है समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं इसको। अब जो ए है, ए, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है केवल दो चीजों पर। पहली बात तो बाल्व के आकार पर और ज्यामिति पर। तो आपको ये याद भी रखना है। ठीक है ना? कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बाल्व का आकार बदल दिया तो धारा कैसी होगी? तो अगर आकार घटता है तो घटेगी, बढ़ता है तो बढ़ेगी। ठीक है ना? तो बाल्व के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है ना? बाल्व के आकार पर आकार पर निर्भर करती है। इसके अलावा ज्यामिति, आकार या ज्यामिति, ठीक है ना? आकार पर या ज्यामिति पर निर्भर करता है और किसी चीज से नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है? ये प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड लॉ। अगला देखते हैं, डायोड में होते हैं। डायोड में क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रोड होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, तीन इलेक्ट्रोड होता है, चार इलेक्ट्रोड होता है। डायोड होता क्या है? सबसे पहले तो पीएन डायोड आपने पढ़ा, यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है पी और एक होता है एन। ये होती है डिप्लेशन लेयर। ठीक है ना? एक टर्मिनल ये होता है और दूसरा टर्मिनल ये होता है। तो कितने हो गए? इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2, मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कुचालक पदार्थ है। कुचालक मतलब इंसुलेटर है। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कुचालक मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर। ठीक है ना? इनमें आपसे पूछा गया संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मैंने आपको बताया था कि इनमें होती है चार से ज्यादा। ठीक है? चार से ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर चार दी है, तीन दी है, एक दी है। ये क्या है? चार से कम है, ये चार के बराबर है। ये दोनों क्या होते हैं? कंडक्टर है। कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। ये कैसा है? ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सेमी कंडक्टर। और ये कैसे बिहेव करेगा? ये करेगा इंसुलेटर, मतलब कुचालक की तरह। तो ऑप्शन ए सही है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुचालक पदार्थ है? फिर से आपसे पूछा गया है कि कुचालक पदार्थ कौन सा है इनमें से? कुचालक पदार्थ देखिए, हमारी जो आवर्त सारणी है ना, उसे हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है? इस तरह से हमने उसे डिवाइड किया है। ये वाला ब्लॉक कहलाता है एस, ये पी, ये डी और ये एफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है ना? ओके। यहाँ पर जो चीजें रखी जाती हैं वो होती हैं धातुएं, मतलब कि सुचालक आप मान लीजिए। यहाँ पर जो रखे जाते हैं वो होते हैं कुचालक। हालांकि अगर आप 14 वर्ग की बात करते हो जिसमें कि सेमीकंडक्टर आते हैं, वो भी यहीं पर रखे जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको देखना है। और इसके अलावा ये भी कुचालक और सुचालक की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से चलता है। ठीक है? इसमें कुचालक और सुचालक दोनों तरह के पदार्थ होते हैं। अब देखिए, आपसे बात की जा रही है क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज कहाँ आता है? यहाँ। अभ्रक, माइका, सल्फर यहाँ। तो ये तीनों ही कुचालक हैं। ठीक है ना? क्वार्ट्ज भी, अभ्रक भी और सल्फर भी, तीनों ही कुचालक हैं। ठीक है ना? तो उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी सही है। और ये होता है एफ। यहाँ पर एक्टिनाइट और लैंथेनाइट श्रेणियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के संबंध में डोपिंग क्या होती है? डोपिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मल भी डोपिंग होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक ओलंपिक है, ओलंपिक गेम्स होता है। ओलंपिक गेम्स में भी एक डोपिंग है। डोपिंग, एंटी डोपिंग, एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। ठीक है ना? एजेंसी होती है। बाडा होती है, WADA। बाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इनका काम क्या होता है? डोपिंग को रोकना। जो खेलों में जो खिलाड़ी अपने शरीर के अंदर स्टेरॉइड वगैरह ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग मतलब कुछ अशुद्धि को हमने ग्रहण कर लिया, है ना? डोपिंग किसी भी चीज में हो सकती है। जैसे कि आपने बोला, आपने ऑयल में या पेट्रोल में आपने ग्लिसरीन मिला दिया, तो ये भी एक तरह की डोपिंग है, आपने अशुद्धि मिला दी। ठीक है ना? तो सेमीकंडक्टर के संबंध में डोपिंग क्या है? आपके ऑप्शन है सेमीकंडक्टर को गर्म करना, बिल्कुल नहीं। डोपिंग का मतलब मैंने पहले बताया कि अशुद्धि मिला देना। किसी भी चीज में आप अशुद्धि मिला देते हो उसे हम डोपिंग बोल देते हैं। सेमीकंडक्टर की चालकता को बढ़ाने के लिए कुछ अपद्रव्य को उसके साथ मिलाना। अपद्रव्य को मिला दिया चालकता बढ़ाने के लिए। चालकता उतनी है नहीं, बढ़ाने के लिए। जैसे कि एक कोई प्लेयर है, ठीक है ना? प्लेयर की क्षमता कितनी है? मान लो एक्स क्षमता है, लेकिन हमें चाहिए वाई लेवल की, तो एक्स 2x लेवल की, तो x प्लस एक्स कर दिया। ये कैसे आया?
ये डोपिंग से आया, इसे बोलते हैं हम डोपिंग। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ मिलाया जाता है? देखिए जर्मेनियम क्या होता है, जर्मेनियम की जब यहाँ पर बात होती है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम। अब दो टाइप के मटेरियल बनाए जा सकते हैं, एक होता है एन टाइप, ठीक है, और एक होता है पी टाइप। यहाँ पर आपसे बोला गया है एन टाइप, तो आपको याद रखना है एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती हैं। पंच संयोजी, पंच संयोजी का मतलब ये है जिनके बाहरी कोष में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या बाहरी कोष में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। और पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में मिलाई जाती है ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब कि त्रिसंयोजी। ठीक है, याद रखना है आपको, ये मिलाई जाती है त्रिसंयोजी मतलब कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। ऐसा होता है, इनमें 5 और इनमें 3। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एन टाइप, एन टाइप का मतलब क्या हो जाएगा, जिनमें संयोजकता 5 हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, संयोजकता 5, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ मिलाया जाएगा? फिर मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि त्रिसंयोजी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जब जर्मेनियम क्रिस्टल को आर्सेनिक क्रिस्टल के साथ डोपिंग किया जाता है तो हमें किस तरह का अर्धचालक प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। आर्सेनिक के साथ हम यहाँ पर डोपिंग कर रहे हैं, ओके, आर्सेनिक के साथ डोपिंग कर रहे हैं। आर्सेनिक कैसा पदार्थ है? आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट पदार्थ है जिसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पंच संयोजी पदार्थ है। तो 5 संयोजी पदार्थ अगर आप जर्मेनियम में मिला रहे हो तो वो ऑब्वियसली एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ना कि साधारण, ना ही पी और ना ही इनमें से कुछ, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में विद्युत चालन किसके कारण होता है? देखिए मैंने आपको बताया 5, एन टाइप में 5 इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कोष में है उसे मिलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है, तो किसका संचालन होगा, इलेक्ट्रॉनों का। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनों का संचालन होता है। इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक ही ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन और है 5। अब देखो ये तो आपस में जाके दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना जो बचा है, ये इधर उधर घूमता रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पूरे इधर उधर घूमता रहेगा, जिसकी वजह से चालकता होती है ना। इसी वजह से विद्युत का चालन हो जाता है इस एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में विद्युत चालन किसके कारण होता है? देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने आपको क्या बताया था, पी टाइप के लिए हम मान लेते हैं बोरोन। ठीक है, बोरोन के 3 होते हैं बाहरी कोष में, टोटल बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5, जिसमें से 2 फर्स्ट कोष में और बैलेंस कोष में कितने हो जाते हैं, 3। तो इन तीनों ने बॉन्ड बना लिया। अब जो एक यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है कोटर, ये इधर-उधर बॉन्ड बनाने के लिए घूमता रहता है। तो इस वजह से इस कोटर के शिफ्ट होते रहने की वजह से, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया, इधर आ गया तो इसको फिल कर दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आया है उसने यहाँ पर कोटर उत्पन्न कर दिया। अब इस कोटर को भरने के लिए एक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक कोटर हो गया। फिर एक इस कोटर को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। बहुत सारे बोरोन ही है, या दूसरा सेमीकंडक्टर है, सॉरी जर्मेनियम है। जर्मेनियम में 4 थे, ठीक है, ये है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के 3 के साथ बना लिया इन्होंने, एक बचा, ठीक है ना। तो वही जो एक इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम का वो सब जगह जा रहा है। अब यहाँ पर कोटर बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया दूसरी जगह, फिर यहाँ पर कोटर बन जाएगा तो यहाँ से दूसरे जर्मेनियम का कोई इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। तो इस तरह से कोटर के कारण चालन संभव होता है, ऑप्शन बी इस तरह से होता है। ये है चालन की प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटर में किस तरह का आवेश होता है? कोटर देखिए, कोटर कोटर क्या होता है, एक होल, होल में कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, या उदासीन? बिल्कुल नहीं, धनात्मक आवेश होता है, ऑप्शन बी याद रखना है, ठीक है। 15 देखते हैं, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी, एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, या लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, इमीटर डिस्प्ले, या लाइट इमिटिंग डायोड? तो लाइट इमिटिंग डायोड है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है।
अब देखिए आपसे अगर एक चीज पूछो, पहले सीएफएल आती थी, मतलब नॉर्मल ट्यूब आती थी, ट्यूबलाइट जिसे हम बोलते थे, है ना? फिर आई सीएफएल, फिर आई एलईडी। अब बताइए ये क्यों आने लगी, अलग अलग क्यों आई? सबसे ज्यादा अगर हम बोले तो एनर्जी दक्षता इसकी होती है, इसकी कम होती है, इसकी कम होती है। लेकिन जो मेन कारण था लाने का वो ये था कि जो ट्यूबलाइट और ये है ना सीएफएल, इनमें मरकरी का उपयोग होता था। मरकरी और इसके अलावा फास्फोरस जो अंदर से बल्ब में या ट्यूब में पोती जाती थी, उसका उपयोग होता था, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती थी ये मरकरी, ठीक है ना? तो इस मरकरी को दूर करने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने एलईडी इजाद की। और एलईडी के निकलने के बाद अब एलईडी इसलिए भी उपयोग की जाती है, पहली बात तो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ये नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरा, व्हाइट रोशनी होती है और अच्छी दक्षता होती है, मतलब कि ज्यादा रोशनी प्रोवाइड कर देती है इन दोनों के मुकाबले। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह का आवेश होता है, आपसे ये बोला गया है, किस तरह का आवेश होता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर है पी टाइप हमने लिखा और एक तरफ लिखा हमने एन टाइप, ठीक है ना, ये लिखा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है, तो आपको बताना है धारा यहाँ पर होल्स या कोटर के द्वारा प्रवाहित होती है, और यहाँ पर धारा होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रभावित, ठीक है, या धनावेश और नेगेटिव मतलब ऋणावेश के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आवेश कौन सा है, तो आवेश में आपको हमेशा ये लगाना है, चाहे एन टाइप आवेश हो या पी टाइप आवेश, पी टाइप सेमीकंडक्टर में पूछे। अगर आप चार्ज की बात आपसे की जाती है, किस तरह से आवेशित है, तो आपको लगाना है कि कोई भी आवेश नहीं होता है, ये विद्युत रूप से अनावेशित होते हैं। ओके, ऑप्शन डी सही है इसका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों से गलती होती है जो नहीं पढ़ के जाता है ना? कहने के लिए छोटी सी बात है, लेकिन प्लीज आप इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र टेलीविजन आदि में एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है? देखिए एसी धारा क्या होती है? अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट या प्रत्यावर्ती, या प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना? और दूसरी होती है डीसी। डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट या दिष्ट, दिष्ट धारा, ठीक है ना? ओके, अब आपसे पूछा गया है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ये कौन कन्वर्ट कर सकता है, आपको ये बताना है। क्या डायोड कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांजिस्टर कन्वर्ट कर सकता है, रिजूकारी या रेक्टिफायर या रजिस्ट्रार या रजिस्टर कन्वर्ट कर सकता है? क्या कन्वर्ट कर सकता है, आपको ये बताना है। देखिए इसका सही आंसर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये याद रखना है। एसी होती है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से गई एसी, ये है एसी, ये वोल्टेज होती है इधर और इधर होती है करंट, ये एसी है। लेकिन जब रेक्टिफायर हम बीच में लगा देते हैं, तो यही जो एसी है ना, वो इस तरह से जाती है, ठीक है, ये वोल्टेज है ना, ये, ठीक है, और ये करंट, ओके, जा रही है, सीधी जा रही है, ठीक है ना, इस तरह से। ये होता है डीसी। ओके, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिजूकारी, रिजूकारी मतलब यहाँ पर रेक्टिफायर की आपसे बात की है, जो दक्षता मतलब इफिशियंसी को बता रहा है। दक्षता मतलब क्या होगा, देखिए एक साधारण चीज आपको बताता हूँ। जैसे आपसे बोला जाता है कि एक व्यक्ति के पास 5 चॉकलेट थी, उसने एक चॉकलेट आपको दे दी, तो आपके पास कितनी चॉकलेट हो गई? 1/5, ठीक है, मतलब जितनी आपको मिली चीज, टोटल 5 में से एक चीज आपको मिली, तो आपकी दक्षता 1, मतलब जो पाया वो ऊपर और जो कुल था वो नीचे आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एसी से डीसी बनानी है, तो आपको कितनी डीसी मिली और कुल कितनी थी एसी, इसे हम बोलेंगे दक्षता, ठीक है ना? याद इस तरह से करना है, ये होती है दक्षता, मतलब डीसी धारा की मात्रा अपॉन एसी धारा की मात्रा। ऑप्शन सी होना चाहिए, डीसी धारा की मात्रा बटी एसी धारा की मात्रा, ठीक है ना? समझ में आया? ये इस तरह से निकालते हैं दक्षता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर में संग्राहक होता है। पहली बात तो ट्रांजिस्टर होता क्या है, देखिए ट्रांजिस्टर इस तरह का होता है, ऐसा होता है ट्रांजिस्टर, पीएनपी या एनपीएन, इस तरह का होता है। ये होता है इमीटर, ये होता है बेस, और ये होता है कलेक्टर। इमीटर मतलब होता है क्या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नहीं याद नहीं आ रहा। बेस मतलब तो आधार हो गया, उत्सर्जक, इमीटर मतलब होता है उत्सर्जक, ठीक है ना? और सी, सी मतलब होता है कलेक्टर, मतलब संग्राहक, ठीक है ना, ये होता है संग्राहक। तो आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर में संग्राहक किसमें होता है। देखिए ये वाला जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं इनपुट, इनपुट सर्किट,
ये वाला है इनपुट सर्किट, और ये वाला जो है, ये वाला है आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट। अब आपको हमेशा याद रखना है, जो इनपुट सर्किट होता है ना, ये हमेशा होता है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस में। और जो आउटपुट सर्किट होता है, ये हमेशा होता है रिवर्स बायस में, ठीक है ना, रिवर्स बायस में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है ट्रांजिस्टर में संग्राहक को क्या कहते हैं। ट्रांजिस्टर में संग्राहक को अगर अभिनति में किया जाता है या उत्क्रमण अभिनति में किया जाता है, ये है संग्राहक। कौन सी अभिनति है? आउटपुट सर्किट। संग्राहक है किसमें है? आउटपुट सर्किट में। आउटपुट सर्किट किसमें होता है? रिवर्स बायस में। रिवर्स मतलब ये है रिवर्स्ड बायसिंग। बी, ऑप्शन बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभिनति करने पर पीएन संधि का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए पहली बात तो पीएन होता क्या है? ये है पीएन, यहाँ पर हो गया पी, यहाँ पर हो गया एन, ठीक है। ये होती है डिप्लेशन लेयर। एन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोटर ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आपने किया है अग्र अभिनति में। अग्र अभिनति में करने का मतलब ये होता है कि, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है स्थिर, स्थिर आवेश होते हैं डिप्लेशन लेयर में। ये चीज याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्थिर आवेश होते हैं, ठीक है ना। अगर अभिनति में अगर आपने किया है तो यहाँ पर प्लस है, प्लस चार्ज ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है माइनस चार्ज ज्यादा है। अगर अभिनति में क्या करोगे आप? जो ये है प्लस को प्लस से जोड़ोगे और माइनस को माइनस से जोड़ोगे, इस तरह से, ठीक है ना। ये होती है अग्र अभिनति। तो अग्र अभिनति में पीएन संधि का प्रतिरोध कम होता है, कम हो जाएगा, क्योंकि धारा की मात्रा ज्यादा है। अग्र अभिनति में पीएन संधि का प्रतिरोध कम हो जाता है। ए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्र अभिनति में पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के किससे जोड़ा जाता है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, देखिए ये है पिछला क्वेश्चन। पी टाइप जो ये है क्रिस्टल अग्र अभिनति में किससे जोड़ा गया है? धन धन चार्ज से, मतलब धन सिरे से जोड़ा गया है। यहाँ पर है धन सिरे से जोड़ा जाता है। वही अगर आपसे पूछा जाता है कि एन को किस सिरे से जोड़ा जाता है, तो एन को ऋण से जोड़ा जाता है। ओके, पश्च अभिनति में उल्टा हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को, उत्सर्जक, ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक मैंने आपको बताया था पहले ही, ये था ट्रांजिस्टर अपना, ये पी एन पी या एन पी एन, जो आप मानना चाहो। ये बेस होता था, ये कलेक्टर होता था, और ये इमीटर होता था। इसे हम बोलते थे इनपुट सर्किट, और इसे हम बोलते थे आउटपुट सर्किट, ठीक है ना, सर्किट। इसे हम किसमें जोड़ते थे? इसे हम जोड़ते थे फॉरवर्ड वायस में या अग्र अभिनति में, और इसे हम जोड़ते थे रिवर्स, इसमें रिवर्स वायस में जोड़ते थे, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो आपसे पूछा गया है उत्सर्जक को, पिछले वाले में आपसे संग्राहक को पूछा गया था, अब आपसे पूछा गया है उत्सर्जक को, मतलब इसे, ये पूछा गया है किसमें आपने जोड़ा है? उत्सर्जक है इनपुट सर्किट में। इनपुट सर्किट को जोड़ते हैं फॉरवर्ड में, तो अग्र अभिनति में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनर डायोड, जेनर डायोड किस सिद्धांत पर काम करता है? निम्न अग्र अभिनति में, उच्च अग्र अभिनति में, उच्च उत्क्राम अभिनति में, या निम्न में से कोई नहीं? आपको लिखना है। पहली बात तो आपको देखो डायोड लिखना है। डायोड क्या होता है? डायोड तो आपने बता ही दिया, पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से होते हैं, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं जिन्हें हम जोड़ देते हैं, उससे डायोड बनता है। अब डायोड की ये खासियत होती है कि डायोड जो होता है ना, सिर्फ एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ओके, डायोड। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है जेनर डायोड, तो जेनर डायोड के लिए आपको याद रखना है कि जेनर डायोड वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स वाइसिंग में, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। जेनर डायोड सिर्फ और सिर्फ रिवर्स वाइसिंग में ही वर्क करेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो, अगर रिवर्स वाइस में कर रहा है तो अग्र अभिनति वाला ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये सही हो सकता है, ये इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, पहला और दूसरा। और तीसरे को आपको देखना है उच्च उत्क्रामि अभिनति में, मतलब ठीक है रिवर्स वाइस में किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी होगा। अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि रिवर्स बायस में आखिर किया क्यों जाता है। जो जेनर डायोड है, हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई और डायोड का क्यों नहीं कर लेते? और भी डायोड होते हैं जिन्हें हम रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं, फिर जेनर डायोड को ही क्यों किया जाता है रिवर्स बायस में इस्तेमाल, ठीक है ना। तो इसका एक सीधा सा कारण होता है कि जो जेनर डायोड होता है ना, अगर आप जेनर डायोड का उपयोग करते हो, जेनर डायोड का किसमें? रिवर्स बायसिंग में, तो जेनर डायोड रिवर्स बायस में एक स्टेबल वोल्टेज दे सकता है। ये क्वालिटी होती है इसकी, एक स्टेबल वोल्टेज दे सकता है। और स्टेबल वोल्टेज यदि रहेगा तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उपकरण, वो खराब नहीं होंगे,
ठीक है? अगर स्टेबल वोल्टेज है तो वो खराब नहीं होंगे, उनके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके? तो जेना डायोड, इसको हम ब्रेक डाउन डायोड भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जेना डायोड को उत्क्रम अविनति या पश्च अविनति या रिवर्स वाइसिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह उपयोग करते हैं तो क्या होता है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर का तो एक मैंने आपको दे दिया था ब्रीफ के, एन पी एन। यहाँ पर इमीटर होता है, ये बेस होता है, और ये होता है कलेक्टर। ये होता है आउटपुट सर्किट, ठीक है, आउटपुट। और ये वाला होता है इनपुट सर्किट, ठीक है ना? ये होता है इनपुट सर्किट, याद रखना है आपको। ओके। अब आपसे पूछा गया है कि एम्पलीफायर क्या होता है, तो जो एम्पलीफायर होता है ये है, जैसे एम्पलीफायर, ठीक है, ये है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर होता है, ये क्या करता है, जो आपका सिग्नल है, मान लीजिए ये सिग्नल है, अभी इसका इतना आयाम है सिर्फ, ठीक है, इतना आयाम है इसका, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगा देते हो, एम्पलीफायर अगर आपने लगा दिया, तो ये जो आयाम है ये बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? ये काम होता है एम्पलीफायर को, सिग्नल, कमजोर सिग्नल को मजबूत कर देता है। एम्पलीफायर क्या करता है, यहाँ पर एक जो होता है कमजोर सिग्नल, कमजोर सिग्नल को मजबूत कर देता है। कैसा कर देता है? मजबूत कर देता है। अब देखने वाली बात यह है कि तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, एक होता है आयाम, एक होता है आवृत्ति, और एक होता है आकार। आयाम, आवृत्ति, आकार, प्रकृति, मतलब कला, ठीक है ना, ये सब। अब देखिए, यहाँ पर जब आप करोगे ना, तो आयाम जो होता है, आयाम बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, बाकी सब, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है। सिर्फ आयाम बदल जाता है, ये आपको याद रखना कि एम्पलीफायर में क्या बदलता है, आयाम बदलता है, ठीक है। जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह उपयोग करते हैं तो आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन संग्राहक से आधार की ओर गमन करते हैं, कोटर आधार से उत्सर्जक की ओर गमन करते हैं, या इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है ना। देखिए, सही आंसर अगर इसका देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर गमन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि में, पीएन संधि में एन भाग पर निम्न विभव और पी भाग पर उच्च विभव होता है, ये है पीएन संधि, ठीक है, ये है पी है, ये एन है, और ये है संधि, ये वाली है पीएन संधि, ठीक है ना, ये है पीएन संधि। अब आपसे पूछा गया एन भाग पर निम्न विभव, क्या यहाँ पर निम्न विभव होता है, पी भाग पर उच्च विभव होता है, एन भाग पर उच्च विभव होता है और पी भाग पर निम्न विभव होता है, एन और पी दोनों भाग पर समान विभव होता है, या एन भाग पर शून्य विभव होता है? बताइए, बताइए। ओके, ऑप्शन बी, एन भाग पर उच्च विभव और पी भाग पर निम्न विभव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह उपयोग करने के लिए, अगर आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह उपयोग कर रहे हो, पहली बात तो ट्रांजिस्टर को ही एम्पलीफायर की तरह आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, आपसे पूछा गया, अगर आप ट्रांजिस्टर है, ये कोई ट्रांजिस्टर को इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से भी बना सकते हो, और दूसरा होता है इस तरह से, है ना, ये होता है इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये होता है इमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। ये होता है हमारे पास में पीएनपी, और ये होता है एनपीएन, साइन होते हैं, याद कर लेना, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, ये होता है एनपीएन, और ये वाला होता है पीएनपी, ये साइन होते हैं ट्रांजिस्टर के ना, दोनों को याद कर लेना। आपसे पूछा गया है, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है, ये है, ठीक है। तो उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अविनति में किया जाता है, उत्सर्जक आधार संधि को रिवर्स वाइसिंग में किया जाता है, संग्राहक आधार संधि को रिवर्स वाइस किया जाता है, या ए और बी दोनों। देखिए, अब आप कर रहे हो किसको, एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर की तरह उपयोग कर रहे हो, तो एम्पलीफायर तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है ना। तो इनको हमने लगाया था इनपुट सर्किट मानकर
फॉरवर्ड में लगाया था ना, फॉरवर्ड में, और इनको हमने माना था आउटपुट सर्किट मान के रिवर्स में, माना था ना हमने रिवर्स में। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनति, ये है उत्सर्जक और ये है आधार, इन दोनों को अग्र अभिनति में लगाते हैं क्या, तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, उत्सर्जक आधार संधि को रिवर्स बायसिंग किया जाता है, उत्सर्जक आधार संधि को रिवर्स बायसिंग नहीं, ये गलत है। तीसरा है, संग्राहक आधार संधि को रिवर्स बायसिंग किया जाता है, तो बिल्कुल ये संग्राहक आधार संधि है जिसे कि हमने रिवर्स बायसिंग किया है, तो तीसरा भी सही है। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर है सी, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड वाइसिंग पर पी एन संधि डायोड का विभव बाधक की चौड़ाई, फॉरवर्ड वाइसिंग आपने की है। फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था, ये है मान लीजिए वो पोटेंशियल बैरियर, ये P है, ये N है, फॉरवर्ड बायस यहाँ पर प्लस ज्यादा थे ना, और यहाँ पर माइनस ज्यादा थे। तो फॉरवर्ड बायस में मैंने आपको बताया था कि P भाग को प्लस से जोड़ते हैं और N भाग को माइनस से जोड़ते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है, करंट ज्यादा होने की वजह से, अगर करंट ज्यादा है तो करंट ज्यादा होने की वजह से जो ये डिप्लेशन लेयर है इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, मतलब घटती है फॉरवर्ड वाइसिंग में। वहीं अगर आपसे रिवर्स वाइसिंग की पूछी जाए तो रिवर्स वाइस में बढ़ जाएगी, याद रखना है आपको दोनों चीजें, ठीक है ना, फॉरवर्ड में कम, जैसे ये है फॉरवर्ड में कम, और रिवर्स में, रिवर्स में बढ़ जाएगी। क्या, क्या विभव बाधक मतलब पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई, ठीक है ना, ये होता है पोटेंशियल बैरियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां, डायोड को रेक्टिफायर के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्या, क्या डायोड को आप रेक्टिफायर के रूप में उपयोग कर सकते हो, आपको बताना है सही है या गलत है। यह है डायोड और यह है एक रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा और बीटा मान के बीच निम्न संबंध होता है। देखिए अल्फा और बीटा तो बात की बात है, संबंध तो बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है। तो देखिए तीन चीजें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, इनके बीच में आपको निकालना है संबंध। देखिए अल्फा होता है, अगर देखा जाए तो अल्फा होता है उभयनिष्ठ आधार धारा लाभ, मतलब कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना जब हम बनाते हैं तो तीन तरह के, तीन तरीकों से आप बना सकते हो ट्रांजिस्टर को। ओके, ये है, जैसे मान लीजिए हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, ठीक है ना, एनपीएन, ये भी एनपीएन है, ठीक है, ये है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर, ये भी इमीटर बेस और कलेक्टर, और ये है इमीटर बेस और कलेक्टर। अब तीन तरीकों से मतलब ये होता है कि या तो आप, बताता हूं, या तो आप इसको कॉमन कर दो, मतलब बेस को आपने कॉमन करिए, दूसरे में आप कलेक्टर को कॉमन कर सकते हो, ठीक है ना, और तीसरे में आप इमीटर को भी कॉमन कर सकते हो। ये वाला आपने कॉमन कर दिया, इसमें ये कॉमन किया और इसमें ये बेस कॉमन कर दिया, तो इस तरह से होते हैं, ये तीन टाइप से बन जाते हैं। तो अगर आप कभी मान लीजिए कि उत्सर्जक को कॉमन करते हो, उभयनिष्ठ आधार, सॉरी आधार है, मान लीजिए आप आधार को कॉमन कर देते हो, अगर आप आधार को कॉमन करते हो तो हम इस कंडीशन में धारा लाभ को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और अगर आप कभी मान लीजिए कि उत्सर्जक को कॉमन करते हो, ये वाली कंडीशन, ये अगर आप इसको कॉमन करते हो इसे अल्फा, और अगर आप इसको कॉमन करते हो उत्सर्जक को तो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप कलेक्टर को कॉमन करते हो तो हम इसे गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इनके फॉर्मूला होते हैं, ये होते हैं, ये सब धारा लाभ हैं, अल्फा बीटा गामा धारा लाभ होते हैं, ये धारा लाभ है ये। अगर आप अल्फा की बात करते हो तो जो चीज, तीनों चीजों में आपको याद रखना है, जो कॉमन होता है ना, जैसे कि आपने यहाँ पर आधार को कॉमन किया तो आधार नहीं आएगा यहाँ पर, फॉर्मूले में आधार की करंट नहीं ली जाती। जब आप कलेक्टर को कॉमन करते हो तो कलेक्टर की करंट नहीं ली जाएगी, और जब आप इमीटर को कॉमन कर देते हो तो इमीटर की करंट को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू अगर आप देखो तो आई सी अपॉन आई ई हो जाएगी, यहाँ पर आधार को नहीं लोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन, कॉमन आधार में बात की जा रही है, कहां पर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये हो रहा है। दूसरा आपने लिया है बीटा, बीटा में आपने किस चीज को लिया है, बीटा में आपने किया है कॉमन इमीटर, इमीटर को किया है तो इमीटर नहीं लोगे, आई सी अपॉन आई बी,
ये कॉमन इमीटर है। कौन सा है ये? कॉमन इमीटर, उत्सर्जक, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, याद रखना है आप। और तीसरा तीसरा आप लेते हो गामा। गामा में आप क्या करोगे? गामा में आप करोगे, ये है कॉमन कलेक्टर, तो कलेक्टर नहीं लोगे, आई ई अपॉन आई बी से आप इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, आई सी अपॉन आई ई से, आई ई अपॉन आई बी से आपने रिप्रेजेंट किया, ये होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, ये होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इन तीनों में आपको संबंध निकालना है, तो देखिए आप नॉर्मल यहाँ से डिफाइन कर सकते हो संबंध, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर संबंध आप देखो, तो संबंध सबसे पहले यहाँ पर आपसे अल्फा और बीटा के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा के बारे में अगर आपको बताऊं, तो यहाँ से लगेगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। क्या ये दिया है? अब देखिए यहाँ पर अल्फा इक्वल टू करके दिया है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, तो बीटा माइनस बीटा अल्फा इक्वल टू अल्फा, इसको ले जाओगे तो आएगा अल्फा इंटू वन प्लस बीटा बराबर आ रहा है बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। लोहे का, तांबे का, टाइटेनियम का, या सिलिकॉन का? सही आंसर है सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने में आप सिलिकॉन का उपयोग करते हो। सौर सेल को आप एक तरह से, एक और नाम होता है इसको, फोटोवोल्टिक सेल भी बोल सकते हो। फोटोवोल्टिक सेल भी बोल सकते हो इसे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी का टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।